ये जो विजेता है उनकी बड़ा अचीवमेंट इस तरह का कार्यक्रम से कहता है उनमें एक जोश जो होता है किस तरह के शायद किस वह कार्यक्रम कैसे देखते हैं? इसका आयोजन इसी प्रयास से किया जाता है कि जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं उनमें कॉन्फिडेंस क्रिएट हो, उनको ये लगे कि हम भी बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। तो आज आप कुछ लोगों के संस्मरण भी सुनेंगे। ये प्रयास है कि कैंसर है तो पीड़ादायक, लेकिन इसमें से भी निकल जाता है आदमी अगर एहतियात से काम करे, बराबर इलाज करावे, बराबर सब चीज़ का ध्यान रखें तो बस वो जीते लोग। तो उनमें कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए राज्यपाल जो है वो हमें मरीजों से कैसा लगता है कि मरीज जब इस लेवल तक राज्यपाल उनमें वो कितना कॉन्फिडेंस बहुत कॉन्फिडेंस आता है। आज राज्यपाल तो अपने प्रदेश के प्रथम नागरिक हैं और उनका शिरकत करना ही अपने आप में इस चीज़ को बताता है कि हाउ मच दे आर इंटरेस्टेड इन अपकीपिंग द हेल्थ ऑफ द पीपल। तो ये समारोह करने का मतलब ये होता है, ये कोई जलसा है नहीं, शादी ब्याह का, ये तो एक पीड़ित मानव को राहत पहुँचाने का एक जलसा है। जो कैंसर से जीते हैं वो भी और जो कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं उन दोनों के लिए बड़ा अभिनव प्रेजेंटेशन प्रोग्राम को कैसे देखते हैं इस प्रोग्राम को, साथ में आगे आने वाले दिनों में इसमें कोई कितना पूर्ण ऑपरेशन? कैंसर सबको मालूम है कि भयंकर बीमारी थी, लेकिन अब नहीं। अब ये जो सर्वाइवल डे हम जो 21 साल से मना रहे हैं, आप देखेंगे लाखों की तादाद में लोग ठीक हो चुके हैं। इनको देख के जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनका इमोशनल बुलंद होता है, जो कि देखा गया है कि कैंसर जिस तरह से फैल रहा है तो 70-80% लोग आते हैं लास्ट स्टेज में, 70 थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज में। तो ये प्रयास एक ये करना चाहिए कि जग जागरण मीडिया की तरफ से, राजनेता की तरफ से जो भी करना चाहिए। तो ये बीमारी तभी कंट्रोल में आएगी जब फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में अपन बुला लें। अभी हमने 2 बसें चालू करी है, कैंसर जांच आपके द्वार हर जगह जा रही है। करीब 1 साल में 150 कैंप कर चुके हैं हम। कई लोग जागरूक होते हैं, कई लोग नहीं होते हैं अभी भी, लेकिन इतने के प्रयास से कुछ नहीं होगा, इसको तो जूझना पड़ेगा। और जब जाके लेकिन इलाज बहुत निकल गया है, मन का डर हट गया है, और जो डर रहे हैं उनको डरना नहीं चाहिए। इलाज सही तरीके से जो जहाँ होता है वह उनको इलाज कराना चाहिए। कई लोग भ्रमित हो जाते हैं, कोई किधर गया, कोई किधर गया, कोई किधर गया, तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो हम ये सोचते हैं कि जितना ज़्यादा काउंसलिंग कर सके और जितने ज़्यादा इलाज कर सके। और एक ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, इसमें गरीब लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा सहानुभूति रखी जाती है और उनको हर तरह की सुविधा दी जाती है। करेंगे। महामहिम श्री कलराज मिश्र जी हम सभी के पधार चुके हैं। एक और जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत, अभिनंदन, आभार। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, कृपया अपने अपने स्थान पे नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाएं। भारत भाग्य विधाता
सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की धन्यवाद। आप सभी से निवेदन, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सुस्वागतम, अभिनंदनम, आभार। हमारे माननीय मुख्य अतिथि महामहिम श्री कलराज मिश्र जी हम सभी के बीच में पधार चुके हैं। देवी और सुजनों पुनः जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत, अभिनंदन, आभार। विघ्नहरण मंगलकरण गणनाय गणराज, प्रथम निमंत्रण आपको सकल सुधारो काज। मैं माननीय राज्यपाल महामहिम श्री कलराज मिश्र जी से अनुरोध करता हूं, कृपया दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। साथ में मैं आमंत्रित करता हूं श्री नवरत्न कोठारी जी, चेयरमैन, श्रीमती अनिला कोठारी जी, सीनियर वाइस चेयरमैन, श्री विमल चंद सुराना जी, मैनेजिंग ट्रस्टी, मेजर जनरल एस.सी. पारिक जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आप सभी से अनुरोध है, कृपया दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। धन्यवाद। सर्व कार्येषु सर्वदा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी से निवेदन, अपना स्थान ग्रहण करें। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बीएमसीएचआरसी श्री संजय कोठारी जी से कि आप माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी का फ्लोरल स्वागत करें। श्री संजय कोठारी जी। देवी और सज्जनों, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे माननीय मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी। मैं निवेदन करता हूं श्री संजय कोठारी जी से कि सबसे पहले आप दुपट्टा उड़ाकर
माननीय राज्यपाल जी का अभिवादन करें, उनका स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए और सज्जनों, आपको स्मृति चिन्ह भेंट कर आपका आभार व्यक्त करें। देवी और सज्जनों, पुनः एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री संजय कोठारी जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्य वाचन के लिए मैं महामहिम श्री कलराज मिश्र जी से अनुरोध करता हूं। आप सभी से अनुरोध करता हूं, कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं संविधान के उद्देश्य का पढ़ूंगा, उसको आप सब दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मैं अभी संविधान के मूल कर्तव्य को पढ़ूंगा, उसको ध्यान से सुनेंगे, दोहराना नहीं है। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह एक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति के गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे, उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11. जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। देवियों और सज्जनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चेयरमैन BMC HRC
श्री नवरत्न कोठारी जी से मैं अनुरोध करता हूं कि हम सभी को अपने स्वागत उद्बोधन के साथ लाभान्वित करें। चेयरमैन श्री नवरत्न कोठारी जी। परम आदरणीय हमारे राज्य के राज्यपाल माननीय कलराज मिश्र जी साहब और सम्मानित मंच श्री विमल जी साहब सुराना, श्रीमती अनिला कोठारी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरिफ साहब एवं कैंसर सर्वाइवर्स एवं आए हुए आगंतुकों का सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ये जो पर्व मनाया जाता है ये 22-23 वर्ष से बराबर मनाया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो कैंसर से पीड़ित हैं उनके मन में एक आत्मविश्वास पैदा हो कि ये सर्वाइवर्स को देख के उनके मन को लगना चाहिए हम भी एक दिन ठीक हो जाएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल आज 2.25 लाख व्यक्तियों का इलाज कर चुका है 25 वर्षों में और यहाँ बिना भेदभाव के, बिना आर्थिक उनकी स्थिति को जांचे बगैर संपूर्ण रूप से एक जैसा इलाज कराने का पूरा प्रयास रहता है। इलाज में कोई फर्क नहीं है, सुविधाओं का तो थोड़ा फर्क रहता है, डिलक्स वालों का और जनरल वार्ड का। इलाज में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही इलाज होता है जो पैसे वालों का होता है। और हमारी इस संस्था के साथ जो महिलाओं का प्रकोष्ठ जुड़ा हुआ है कैंसर केयर, ये अद्वितीय है। किसी भी शफाखाने में, किसी भी अस्पताल में आपको इलाज तो होगा, लेकिन ये महिलाएं जो एक एक वार्ड में, एक एक रूम में जाकर के मरीजों को पूछती है, उनकी कठिनाइयों को समझने की कोशिश करती है। किसी को आर्थिक सहायता चाहिए, किसी को जल्दी दिखाना है, किसी को कोई बाहर गांव से आया हुआ है, तो बखूबी ये संपन्न वाला परिवारों की महिलाएं हैं और वॉलंटियर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। ये बहुत अनुकरणीय है। ये आज 300 बेडेड हॉस्पिटल है, लेकिन शीघ्र ही हमारी योजना 550 बेडेड हॉस्पिटल बनाने की है और 235 करोड़ रुपए का बजट बना है और हम शीघ्र ही 3-4 वर्षों में ये अचीव कर लेंगे। कैंसर जिस हिसाब से बढ़ रहा है वो चिंता का विषय है, तो उसके अनुरूप इलाज और व्यवस्थाएं होना भी जरूरी है। ये उत्तर भारत का अभी 2nd लार्जेस्ट हॉस्पिटल है। हमारा सपना है कि हम इसको लार्जेस्ट और बेस्ट हॉस्पिटल उत्तर भारत में स्थापित करें। यहाँ के रोगियों को बाहर जाने की मुसीबत नहीं झेलनी पड़े और सिर्फ इलाज ही नहीं, इसमें रिसर्च, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, सब चीज पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। अलग अलग विभाग हैं, हर विभाग वाले अपने हिसाब से काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बीएमटी का भी यहाँ अवेलेबल हो गया है और बीएमटी का इलाज भी आज बखूबी चल रहा है और दिन दिन मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। और यहाँ पे जो बाहर से आए हुए जो रोगी हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते धर्मशाला का किराया देने का, उनके लिए भी आरोग्य धाम की स्थापना हुई है, जो ये महिलाएं निःशुल्क लोगों को ठहराती है और मरीज को भोजन भी उपलब्ध कराती है। तो ये कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल नहीं है, किसी प्राइवेट डॉक्टर का हॉस्पिटल नहीं है, ये ट्रस्ट का हॉस्पिटल है जिसका उद्देश्य है कि सेवा करना और सेवा के अलावा और चीज में ध्यान देने का नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग आए हो, इससे कार्यकर्ताओं का, मैनेजमेंट का उत्साह बढ़ेगा कि ये लोग कितने कंसर्न हैं
और बुलाने पे आकर के और शिरकत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, फिर से एक बार आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन श्री नवरत्न कोठारी जी आपके इन ओजस्वी शब्दों के लिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और बीएमसी एचआरसी का प्रमुख उद्देश्य हर उस कैंसर सर्वाइवर, हर कैंसर पेशेंट की सेवा करना ही है। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे चेयरमैन श्री नवरत्न कोठारी जी का। लेकिन क्या क्या हमारा बीएमसी एचआरसी हॉस्पिटल आज कर रहा है और किस तरह से लोगों की सेवा कर रहा है और जन जन के द्वार किस तरह से पहुंच रहा है। देवी और सज्जनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सीनियर वाइस चेयरपर्सन बीएमसी एचआरसी एंड चेयरपर्सन कैंसर केयर, आप सभी की जोरदार तालियों के साथ श्रीमती अनिला कोठारी जी। सम्मानित मंच विराजित श्री कलराज जी मिश्र, माननीय राज्यपाल साहब, अतिथिगण और मेरे प्रिय सर्वाइवर जो कि आज के उस प्रोग्राम की जान है, उनके द्वारा जो संदेश दिया जाएगा वो बहुत जबरदस्त संदेश जाएगा। सभी का अभिनंदन, स्वागत, जो भी कहूँ कम है। गवर्नर साहब से कई बार मिलना हुआ, शायद वो तो इतने लोगों से मिलते मुझे नहीं पता है कि, लेकिन मैं कई बार वहाँ पे भी गई हूँ, कई प्रोग्रामों में भी आई हूँ। लेकिन इन्होंने जो काम किया है संविधान को जिंदा रखने का, आगे बढ़ाने का, लोग भूल चुके थे मूलभूत बातें कि क्या होती है क्या नहीं होती है, किसको कहते हैं किसको नहीं कहते हैं। लेकिन आपका जो प्रयास है वो जबरदस्त है, वापस जागरूकता लाने का प्रयास है। आम आदमी जागरूक हो रहा है, अपना कर्तव्य समझ रहा है और आगे बढ़ रहा है। यही नहीं, राजभवन में आज पूरा राज इसका अपने संविधान का एक एक पिक्चर द्वारा इतना सुंदर बनाया गया है और सब लोग उसमें आमंत्रित है और जरूर देखने लायक है कि कैसे सभा होती थी, कौन कौन लोग बैठते थे, कैसे जाते थे, कैसे करते थे, कैसे बलिदान हुआ, ये सब चीज़ें उसमें है। तो जो अरूबरू अपन जो चीज़ देखते हैं वो बहुत ज़बरदस्त है, वो याद रहती है। जैसे वोट दिलाते हैं तो कई बातें याद रह जाती हैं, उस तरह से संविधान का जो कैसे हुआ चालू, तो वो देखेंगे तो और भी याद रहेगा। पैसे कमाना एक अलग चीज़ है, उसका उपयोग में लेना एक अलग चीज़ है। पिछले 27 साल से ये हॉस्पिटल दिया, जबकि इसका नाम बड़ा अजीब सा था, कैंसर मतलब हैवी। अब क्या होगा, एक चैलेंज था बहुत बड़ा, लेकिन उस चैलेंज को लिया कोठारी साहब ने। हम भी फ्री हो गए थे क्योंकि बच्चे सब बिजनेस में चले गए थे, सब अपना अपना कर रहे थे, तो सोचा क्या करें, तो यही लगा कि इसी हॉस्पिटल में आकर के एक लोगों की सेवा करना, ध्यान देना करते हैं। एक छोटी सी चीज़ से चालू किया था, आता जाता कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे 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 एक विशाल बट वृक्ष की जैसे फैल चुका है। आज आप जितने भी विजेता देखोगे ये आर्मी से कम नहीं है, इन्होंने बहुत दुख देखी है, तकलीफ देखी है, परेशानियाँ देखी है, उस जंग में जीत करके ये आए हैं। और उसका श्रेय जाता है सारे डॉक्टर्स को, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, यहाँ की छोटी से छोटी सर्विस भी बहुत महत्वपूर्ण है इसके अंदर, इसके बिना नहीं चल सकता है। और हॉस्पिटलों में तो चल जाता है कि एक बार गया, ट्रीटमेंट हुआ, आ गए, लेकिन ये वो जगह है जहाँ 2-3 साल तक तो इलाज ही चलता रहता है और एक परिवार हो जाता है। हम लोगों के लिए भी वो परिवार के सदस्य हो गए और उन लोगों को भी घर जैसा लगने लगा। इसका एक ही चीज़ है कि ये जल्दी से मालूम नहीं पड़ता है, मालूम ही नहीं पड़ता है कि कब किसी तरह से अंदर आ जाती है बीमारी। अभी जब सर्वे हुआ तो सर्वे के अंदर ये हुआ था कि 70 to 80% लोग आते हैं 3rd-4th स्टेज में। अब ठीक है, वो नहीं आ सकते हैं, कई की मजबूरियाँ होती है, कई लोगों की लापरवाही होती है और कई लोग अनजान होते हैं क्योंकि कुछ होता नहीं है इसके अंदर। तो ये चीज़ें देखते हुए, पेशेंटों से मिलते मिलते, देखते देखते कई चीज़ों के अनुभव हुए। पैसा नहीं है, इलाज कैसे करें, बच्चों को कौन रखेगा क्योंकि सह परिवार खत्म हो गए।
खाना कहाँ से खाएंगे? यदि एक आदमी खाने पे रखता है तो लगता है कि ये लो 400-500 रुपये तो एक जने में खराब हो जाएंगे। इलाज कराएगा, अपने नौकरी छोड़ेगा, अपने बच्चों की स्कूल छोड़ेगा, तो कई तरह की मतलब परेशानियाँ इसके अंदर आई है। हर परेशानी आती है, उसका इलाज चालू हो जाता है। रहने को जगह नहीं है तो इनको फ्री कर दो, खाने को नहीं है तो जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सके उनको फ्री खाना दे दो, दवाइयों की ज़रूरत है तो दवाइयाँ दे दो। तो अपने 5 रुपये में खाना चालू किया, क्योंकि एक टोकन लेना जरूरी है, किसी के भी आदमी सामान को ठेस नहीं पहुँचे। इसके लिए रहने के लिए धर्मशाला कर दी, उनके आने जाने के लिए बस की व्यवस्था कर दी। यहाँ तक नहीं है, 25% फ्री शिप हमको करनी पड़ती है और करते हैं और करते रहेंगे। इसके अलावा जिसको दवा की जरूरत है या और कोई परेशानी है वो दूर करेंगे। एक ही राजपुर साहब से रिक्वेस्ट है मेरी कि अपन ने ये तो कर दिया कि बहुत सारी योजनाएं जिसके कारण कि आप देखोगे कि कितने लोगों का इलाज हो रहा है, लेकिन वो पूरी समझ नहीं पा रहे। उसमें से ओपीडी नहीं है। ओपीडी आने वाला एक फाइल बनाने के लिए भी कहता है कि नहीं मेरा तो सारा इलाज ही फ्री है, मेरा तो 5 लाख का भी फ्री है, 10 लाख का भी फ्री है। तो एक तो ये रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सा देखेंगे अपन। यदि आने जब अपन 3-4-5 लाख खर्च कर रहे हैं सर्वाइवर पे, नहीं कैंसर के ऊपर, तो ये तो बहुत मामूली से टेस्ट है और ओपीडी के अंदर ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। तो मैं चाहूँगी कि आपके माध्यम से ये काम हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात जो तकलीफ आ रही है कि वो योजनाएँ बहुत चालू हो गई, उस योजना के अंतर्गत इलाज भी बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन जो 25% का अभी तक जो चल रहा है नियम, वो नियम बड़ा तकलीफ वाला काम है। क्योंकि सबने योजना ले ली, सबने अपने इलाज कराने लगे उस योजना के अंतर्गत, तो उसके लिए अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हम लोगों को आ रही है कि उसको हम कैसे सॉल्व करें। तीसरी चीज़ ये है कि सर्जरी की रेट बहुत कम है इसके अंदर, जो कि कोई भी हॉस्पिटल सर्वाइव नहीं कर सकता है। कीमो की ठीक है, रेडिएशन की ठीक है, लेकिन सर्जरी जो कि 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख तक पहुंच जाती है, और या बीच में एक भी इन्फेक्शन आ गया तो उसके ऊपर और भी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। कई योजनाएं चला रखी है, उसके अंदर जो सर्वप्रथम योजना है, करीब 7 ऐसी योजनाएं हैं जो कि यहाँ से फ्री होते हैं। सबसे बड़ी योजना है कि बच्चे जो कि करीब 250 से ऊपर बच्चे आए, 300 करीब आए होंगे, तो मेरे ख्याल से 250 बिल्कुल कैंसर फ्री बच्चे हैं इसके अंदर, क्योंकि उनका एक पैसा भी नहीं लगता है। खाने का भी भरपूर उनको दिया जाता है, जिससे कि उनको अच्छी तरह से डाइट मिल जाए। इस तरह से CML कैंसर है। CML कैंसर में क्या होता है, ब्लड कैंसर है, यदि वो दवा लेगा तो जिंदा रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। सारा इलाज ही दवा पे करता है उसका। वो भी हॉस्पिटल में फ्री कर दिया तो काफ़ी संख्या में लोग आते हैं उसके अंदर और दवा लेके जाते हैं, बिल्कुल हेल्थी है वो लोग। इस तरह से थायराइड प्रोजेक्ट है। थायराइड एक ऐसी चीज़ है कि हर किसी को होती है, कब ब्लड बढ़ जाती है, कब कैंसर निकल जाता है। वो सिर्फ राजस्थान में ही अपने हॉस्पिटल के अंदर, तो वो भी फ्री कर रखा है। तो वो इस तरह से एक को कैंसर हो गया, दूसरे को दूसरी जगह हो गया, तो वो कितना इलाज करा सकेगा, वो भी फ्री कर रखा है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो जाता है, लेकिन हो सकता है कि दोबारा डेवलप हो जाए, तो उसको रोकने के लिए एक ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो वो भी फ्री कर रखा है। अच्छे रिजल्ट आते हैं। किडनी के ट्यूमर बच्चों में होते हैं ज़्यादातर, वो भी फ्री है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हर कोई इसका इलाज नहीं करा सकता। आज हमने जो कैंसर जांच आपके द्वारा नाम चालू किया है, तो आप ये देखिएगा कि 1 साल में 150 कैंप फ्री के जा चुके हैं, जिसमें कोटा भी पूरा कवर किया काफ़ी मात्रा में। अपन ने अजमेर भी कर लिया, अलवर भी कर लिया, और कम से कम 80 कैंप तो हमने जयपुर में कर डाले, क्योंकि बारिश के सीजन में बाहर नहीं जा सकती है, बस तकलीफ है, कोई गिर जाए कर जाए। तो पूरी कोशिश है। ये जो ट्रस्ट है, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि इस हॉस्पिटल में कैंसर से पीड़ित कोई भी गरीब आए, वो बिना इलाज नहीं जा सकता है। तो वो कोशिश पूरी जारी है। उनके काउंसलिंग भी करते हैं,
उनकी भावनाओं का ध्यान भी रखते हैं, मालूम होते हुए तो नहीं जाने देते हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग भी एक सोशल वर्कर के रूप में काम करते हैं यहाँ पे। हमारी टीम है काफ़ी बड़ी है, 70-75 लोग हैं उस टीम के अंदर। यदि संभव हो तो खड़े हो जाएंगे तो थोड़ा तो मालूम पड़ेगा कि कैंसर केयर की टीम कितनी बड़ी है। 80 लोगों की है। इसमें से 20 लेडीज डेली आती हैं, मतलब 85 से लेकर के उसके ऊपर की भी लेडीज आती हैं। वो ये कहते हैं कि रोकना मत, आपको चाहिए तो पैसे ले लो आने जाने के। लेकिन वो 25 साल से जुड़ी हुई हैं, उनकी वो नहीं आती हैं तो पेशेंट भी बोलते हैं कि माता जी किधर हैं, उनका आशीर्वाद चाहिए। तो कई लेडीज हैं जो कि उम्र वाली हो गई हैं, लेकिन सोशल सर्विस में जिसका मन लग गया तो उसका घर सेकंड नंबर हो जाता है। और ये भावना सब में होनी चाहिए, कमती ज़्यादा कुछ भी करने की। तो एक समृद्ध जो कि अभी संविधान में बताया गया है, तो सब में ये भावना होगी कुछ करने की। तो 100% मैं कहती हूँ कि इंडिया में नंबर 1, पूरे विदेश में नंबर 1 होगा और आ जाएगा। धन्यवाद। करना चाहूंगा INI FD कमला पोद्दार इंस्टीट्यूट के छात्रों को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए। एक बार सोचो, एक बार जोरदार तालियां। गम तो मुझको होगा, मैं रो लूंगा। दिल तो मेरा टूटेगा, समझ लूंगा। पर अपने अंदर रखो ना कुछ भी, बात कर लूंगा। जो होता है सो हो जाए, आज झगड़ लूंगा। ओ हिम्मत ना कभी भी हारूंगा, मैं लड़ लूंगा। खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। जो दिल से लगे उसे कह दो
जाने जाने दो कह दो घबराहट को बाय 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 Love you जिंदगी दबी दबी सी हंसी होठों में बसी है गुदगुदी कर रही है हल्ला मचा रही है पागल सी ख्वाहिशें खुशियों की मिली है वजह कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है तो बातें करता ये बुद्धू सा मन है कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है सो बातें करता ये बुद्धू सा मन है जोरदार तालियां हो जाएं सभी छात्राओं के लिए जिन्होंने एक खास परफॉर्मेंस डेडिकेट किया है सभी कैंसर सर्वाइवर्स को और जिनका कहना है कि लव यू जिंदगी, ना झुकेंगे ना रुकेंगे ना हार मानेंगे बल्कि जिंदगी की जंग को यूं ही लड़ते जाएंगे और जीत के आएंगे। यू ऑल आर रियली ट्रू फाइटर्स। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एक और हमारे सर्वाइवर को, जी हाँ, जिन्होंने अपनी जिंदगी के साथ एक जंग लड़ी और उस जंग को जीत के दिखाया, देवी और सज्जनों। आज वो अपने मन की बात आप सभी के साथ साझा करना चाहेंगे कुछ अलग अंदाज में, म्यूजिकल अंदाज में। स्वागत और अभिनंदन श्री वीरेंद्र कौल जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे कैंसर सर्वाइवर को, वीरेंद्र कौल। मेरी ज़ोहरजबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान ऐ मेरी ज़ोहरजबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान ये शौकिया ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं ये शौकिया ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं मैं तेरी आँखों में पा गया तो जहाँ मैं तेरी आँखों में पा गया तो जहाँ ऐ मेरी ज़ोहरजबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान देखकर सुंदर पुनः जोरदार तालियां श्री वीरेंद्र कौल जी के लिए जिन्होंने अपनी मन की बात आप सभी के साथ संगीत के माध्यम से साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद श्री वीरेंद्र कौल जी।
और आपने बिल्कुल बता दिया कि आप रियली ट्रू वॉरियर है, ट्रू फाइटर है और आपने अपने जिंदगी की जंग को यूं ही जारी रखा।